अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम जो है वो इस वीडियो के अंदर पढ़ रहे हैं क्लास 9th की जनरल साइंस। उसका हम आज चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, माहौल और जो हमारे पास कुदरती ज़राए हैं, कुदरती रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में देखते हैं। अर्थ एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर कहते हैं कि ये एक ऐसा ग़िलाफ़ है, ये इन्वेलप है, जिसने अर्थ को पूरा घेरा हुआ है हर साइड से, तकरीबन 1600 किलोमीटर तक, ज़मीन से, बुलंदी से 1600 किलोमीटर तक जो है ये लाई करता है जहाँ पे, और ये इतना थिक है। तो इस ब्लैंकेट को, इस पूरे जो लिहाफ है जिसने इसको अर्थ को हमारी कवर किया, इसको हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। अब एटमॉस्फेयर के इसकी कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन से मुराद है कि इसके अंदर हमें क्या क्या कुछ मिलता है। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ गैसेस हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। 78% इसके अंदर नाइट्रोजन है, 21% इसके अंदर ऑक्सीजन है। इसके अलावा जो है 1% इसके अंदर 1% में जो है वो इसके अंदर ट्रेसर्स यानी अदर गैसेस एंड आल्सो द कार्बन डाइऑक्साइड ये भी आ जाती है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की अपनी जो है वो 0.03% है, जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है। तो ये 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड में पाया जाता है, इसे 1% के अंदर ही सारा डाल दिया है, यानी मेजर पोर्शन इसका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। अब ये जो ट्रेसर्स हैं इनके अंदर क्या आ जाता है? इसके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम, ओजोन, ये सारी की सारी गैसेस आ जाती हैं। समहाउ कुछ वाटर वेपर्स भी आ जाते हैं जो बाद में क्लाउड्स बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। मेन जो हमारे पास इंपॉर्टेंस है वो क्या है इसकी? सबसे ज़्यादा दो प्रोसेस जो हमारी ज़िंदगी के लिए, नॉट ओनली फॉर द ह्यूमंस बट ऑल्सो फॉर द प्लांट्स एंड द एनिमल्स, ज़रूरी हैं, वो एटमॉस्फेयर में ही होते हैं। कौन कौन से दो हैं? एक तो हम करते हैं रेस्पिरेशन, जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, रेस्पिरेशन। और दूसरी चीज जो है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अब रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन, हमारा जो प्लैनेट है दैट इज द अर्थ, ये ओनली प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जहाँ पे आपको जो है वो फ्री स्टेट में ऑक्सीजन और वाटर मिलता है। तो रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? इसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करवाते हैं ब्रीथिंग के प्रोसेस के जरिए। ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है ब्रीथिंग से। ब्रीथिंग मैकेनिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग मिक्स नहीं करना, ये केमिकल प्रोसेस है। और जो ब्रीथिंग है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी लंग्स की मूवमेंट होती है, हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। तो ये ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? इनहेल किया जाता है, लंग्स में पहुंचाया जाता है। लंग्स से आगे से ये मैं आपको बता रही हूँ एनिमल्स का, और उसके बाद उसको जो है वो पहुंचा दिया जाता है हर सेल के पास। वहाँ पे जो फूड होते हैं उसको क्या किया जाता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कि उसको तोड़ा जाता है। और जब वो टूट जाती है, वो फूड टूट जाता है, तो उसमें एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी को हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी जो एनिमल्स हैं, इसके अलावा जो प्लांट्स हैं, वो भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। अब अगली बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो मीन लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक या मैन्युफैक्चर करना, बनाना, यानी विद द हेल्प ऑफ लाइट हम क्या करते हैं? फूड बनाते हैं। और कौन फूड बनाता है? प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स करते हैं और ये इसमें क्या करते हैं? अपनी खुराक बनाते हैं। अब ये एनवायरनमेंट से कैसे लेते हैं? एटमॉस्फेयर का इसमें क्या रोल है कि एटमॉस्फेयर एक तो सनलाइट उसको ट्रैप करते हैं, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं हवा से, क्लोरोफिल इनके अंदर मौजूद होती है, वाटर को ये लेते हैं जमीन से और इन सारी चीजों को मिला के ये क्या बना देते हैं? ग्लूकोज। और ये हमारे पास बेसिक प्लांट्स है ना, ये हमारे पास बेसिक फूड है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ये डायरेक्ट सूरज से लेता है रोशनी को, सूरज से ट्रैप करके ये अपनी खुराक बनाता है। इनकी खुराक आगे से स्टोर हो जाती है उसमें, इनके फ्रूट्स में, इनके वेजिटेबल्स में,
उनको फिर आगे से फूड चेन में वो एंटर हो जाता है और इस तरह से ये जो पूरा प्रोसेस है एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने का ये चलता है। तो यानी ये दोनों चीज़ें जो है वो एटमॉस्फेयर की वजह से ही, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मौजूद हैं, जो चीज़ें मौजूद हैं, वो इनको हेल्प देता है और यही ज़िंदगी को भी के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है एक और, मेंटेन करना। ये हमने पढ़ा, पहला रेस्पिरेशन, दूसरा हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस। ये दो इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया कि दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस। के बाद थर्ड पढ़ते हैं हम, दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करता है। टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी मौजूद होती है, इसके साथ इसके अंदर वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स क्या करते हैं? ये अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में जो है वो मदद देते हैं। और ये रिसाइकल होता रहता है। रिसाइकल कैसे होता है? इन्हीं प्रोसेस के जरिए। जब रेस्पिरेशन होती है तो जानदार कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है और यही कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो जाती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यहाँ पे। तो इस तरह से ये क्या रहते हैं, एक तो बैलेंस रहता है यहाँ पे, और इसकी कंसंट्रेशन जो है वो अगर देखा जाए तो जो नेचुरल प्रोसेस से कभी इंक्रीज नहीं करती। नेचुरल प्रोसेस के जरिए इसकी कंसंट्रेशन सेम रहती है, लेकिन अब जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, हमारी अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से हमने कुछ प्रोसेस ऐसे शुरू करवा दिए जिसकी वजह से अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो हवा में, एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है, और जिसकी वजह से हमारी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है। अब यही चीज़ें हमने इस चैप्टर में मेन पढ़नी है। अच्छा, ये तो वो हमारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के अबाउट कि एटमॉस्फेयर क्या है, उसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, और उसके मेन कंपोनेंट्स के बाद जो है वो हमने देखा कि एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हमने देखा कि 3 प्रोसेस उससे होते हैं, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर। अब इसके बाद जो वो हम पढ़ेंगे टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर की जो है वो मुख्तलिफ लेयर्स के बारे में। हमारे नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जो है वो मुख्तलिफ तहों के बारे में पढ़ेंगे हम। इसकी बेसिकली 4 तहें हैं एटमॉस्फेयर की, और इनको हमने जो है डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर के फ़र्क की बेस पे। इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो कॉन्टीन्यूस है, फिर उसके अंदर अचानक जो है वो फ़र्क आता है, उसके बाद फिर वो थोड़ी देर कॉन्टीन्यूस रहता है, फिर थोड़ा सा फ़र्क आता है। 4 तहें हैं इसकी। सबसे पहली तह है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड द थर्मोस्फेयर। ये 4 तहें हैं। अच्छा, अब ये कहाँ पे जाती है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो है अर्थ की सरफेस से, अर्थ की सरफेस से तकरीबन 18 किलोमीटर, यहाँ से ऊपर 18 किलोमीटर तक जो तय है उसको हम नाम देते हैं स्ट्रेटोस्फेयर का। नहीं, एक मिनट, ट्रोपोस्फेयर, सॉरी। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर यानी सतह समंदर से 50 किलोमीटर तक जो तय है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर है। 50 किलोमीटर के बाद ऑनवर्ड 85 किलोमीटर तक जो तय है उसको बोलते हैं मीजोस्फेयर, और उसके बाद आगे अनलिमिटेड थर्मोस्फेयर। तो ये 4 तहें हैं। सबसे पहली तह दोबारा देखते हैं, अर्थ की सरफेस से यानी सतह समंदर से जो है वो 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर है, फिर यहाँ से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर यहाँ से 85 किलोमीटर तक मीजोस्फेयर है, और उसके बाद जितनी भी है उसको हम बोलते हैं ये थर्मोस्फेयर। हम इन सब के बारे में जो है वो बारी बारी देखते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ट्रोपोस्फेयर जो है, अभी हमने बात की कि 18 किलोमीटर यानी कि सतह समंदर से 18 किलोमीटर तक के फासले तक जो है उसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इधर एक तो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के वेपर्स होते हैं, यानी यहाँ पे ना लाइफ पाई जाती है जहाँ हम रहते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स। इसके बाद जो है यहाँ पे वाटर वेपर्स पाए जाते हैं। ये चीज़ें, ये सारी यहाँ इस लेयर में जो है वो ज़्यादा पाई जाती हैं। और जितने भी मौसम है, वेदर यानी मौसमों में जो तब्दीली आती है, वेदर पैटर्न, वो भी सारा इसी
तह के अंदर जो है वो पाया जाता है। इसके बाद दूसरी तह आ जाती है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसके बारे में हमने बात की अभी कि 50 किलोमीटर तक जो है ये एक्सटेंड करती है, और ये वो तह है जहाँ पे ज़्यादातर जो जेट हैं, एयरप्लेन्स हैं, ये सफ़र करते हैं इस तह में। यहाँ पे क्या पाया जाता है, इसकी कंपोजिशन में जो मेन चीज़ आती है वो है ओजोन। ओजोन के बारे में अभी हमने आगे टॉपिक डिटेल में मजीद पढ़ना है, यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ओजोन एक तह है, गैस है यहाँ पे, जिसने पूरी अर्थ की एटमॉस्फेयर, जहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर है वहाँ पे पूरी इसको जो है वो कवर किया है। और इसका काम क्या होता है, ये प्रोटेक्शन देती है हमें। किससे प्रोटेक्शन देती है? फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये उससे हमें जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देती है, उसको रोक लेती है। अच्छा, उसके बाद तीसरी आ जाती है मीजोस्फीयर, 85 किलोमीटर तक, जो नीचे सतह समंदर से 85 किलोमीटर तक जो ऊपर हमारे ब्लैंकेट है एटमॉस्फेयर का, वहाँ तक वो क्या कहलाता है? मीजोस्फीयर। और ये जो तह है ये ठंडी है, मतलब कोल्डेस्ट है, यहाँ पे टेम्परेचर गिर जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना अभी हमने बात की थी कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि टेम्परेचर डिफरेंस से किया है। अच्छा, अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं ना, टेम्परेचर हमारा कम होता जाता है इस लेयर में, यहाँ तक 18 किलोमीटर तक। जैसे जैसे हम सतह समंदर से ऊपर जाएंगे पहाड़ी इलाके की तरफ और ऊपर बढ़ते जाएंगे तो हमारा आहिस्ता से क्या होता है, टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है, ऊपर ठंड होना शुरू हो जाती है। उसके बाद 18 किलोमीटर के फौरन बाद टेम्परेचर अगेन बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर बढ़ने लग जाता है, और ये बढ़ते बढ़ते तकरीबन 2 सेल्सियस तक चला जाता है। उसके बाद जब मीजोस्फीयर में ये अगेन यहाँ से मजीद जो है वो कम होने शुरू हो जाता है और कहाँ चला जाता है, 100 सेल्सियस से कम होता है, ये नेगेटिव में होता है यहाँ पे, यहाँ मीजोस्फीयर। और मीजोस्फीयर के बाद जो ऊपर लेयर है थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर का टेम्परेचर अभी तक हम काउंट नहीं कर सके। यहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन 2000 सेल्सियस तक चला जाता है, 2000 सेल्सियस तक जो है ये चला जाता है थर्मोस्फीयर का जो है वो टेम्परेचर। और तकरीबन इसके लिए कहा जाता है कि ये 600 किलोमीटर तक यही लाया करती है आगे ऑनवर्ड सारी। तो ये हमारे पास थी एटमॉस्फेयर की 4 तहें जिनके बारे में हमने जिक्र किया। दोबारा देखते हैं, ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ पे ज्यादातर गैस के मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर्स और वेदर पाए जाते हैं, 18 किलोमीटर तक है जहाँ पे हम लोग रहते भी हैं। उसके बाद आ जाती है स्ट्रेटोस्फेयर, ये 50 किलोमीटर तक है जहाँ पे जेट एयरप्लेन्स वगैरह ये लोकेट करते हैं। इसके अलावा ओजोन गैस पाई जाती है यहाँ पे, जो हमें सूरज से आने वाली खतरनाक शुआओं से प्रोटेक्शन देती है। उसके बाद थर्ड आ जाती है मीजोस्फीयर, 85 किलोमीटर तक है और ये ठंडी तरीन है, इसका टेम्परेचर नेगेटिव में होता है। और उसके बाद जो थर्मोस्फेयर है ये तकरीबन आगे 600 किलोमीटर तक, मतलब ऑनवर्ड जितनी भी है, अभी तक हम इसकी मेजरमेंट ठीक तरीके से नहीं कर पाए, वहाँ तक है और इसका टेम्परेचर तकरीबन 2000 सेल्सियस तक है, जो हमारे बर्दाश्त से जो है वो बिल्कुल बाहर चला जाता है। तो ये था हमारा ये वाला टॉपिक। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर ये क्या है? ओजोन एक गैस है जिसका एक जो मॉलिक्यूल है इसका फॉर्मूला O3 है, यानी कि 3 एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ओजोन। ओजोन का एक मॉलिक्यूल 3 ऑक्सीजन के एटम जो है वो बनाते हैं। और ये कहाँ मौजूद होती है? ये स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी कि अर्थ की जो दूसरी वाली लेयर है हमारे पास, वहाँ पे ये लोकेट करती है और इसने अर्थ को कवर किया है। यानी ये हमारे पास जो है वो अर्थ है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे ये तह जो है वो मौजूद होती है, लेकिन ये राउंड में मौजूद है इसके, लेकिन हम थोड़ी सी एग्जांपल देख रहे हैं। तो ये इस तरह से जो है यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे क्या होता है, सूरज है और सूरज से आने वाली जो रेडिएशंस हैं ये उनको यहाँ से पास ऑन कर लेती है छोटी वेवलेंथ को आगे, लेकिन जो उसकी खतरनाक वेव्स होती हैं उसको ये वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, इसको आगे पहुँचने नहीं देती। अब क्या हो गया है कि ये ओजोन ना डिप्लीट कर गई है। डिप्लीट क्यों कर गई है? डिप्लीशन इस वजह से कि हमने अपनी आसानी के लिए जो चीज़ें बना रखी हैं,
अब साइंस ने जितनी तरक्की कर लिया उसमें से ऐसी गैसेस निकलती हैं जो कि इस ऑक्सीजन के साथ जाके रिएक्शन कर जाती हैं ओजोन की, और इसको उन्होंने बारीक कर दिया है। अब वो कौन कौन सी हैं? जैसे हम लोग रेफ्रिजरेटर्स इस्तेमाल करते हैं उसमें से गैसेस निकलती हैं। इसके अलावा हमारी जो व्हीकल्स हैं, जनरेटर्स हैं, AC हैं, इन सब में से जो गैसेस निकलती हैं, सोडा वाटर की बॉटल्स हैं, इवन कैंस वगैरह, तो वो सारी की सारी अपवर्ड एनवायरनमेंट में चली जाती हैं, वहाँ जाके ओजोन के साथ रिएक्शन करके तो इसको बारीक कर लेती हैं। मेनली यहाँ पे जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है इस लेयर को। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो तय है दरमियान से, ये बिल्कुल इस तरह से हो गई है। उस एरिया से ये बिल्कुल बारीक सी हो गई है, और इतनी बारीक कि अब यहाँ से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो भी सीधी एटमॉस्फेयर तक, एनवायरनमेंट तक पहुँच रही हैं। अब उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो ये हमें नुकसान है इसका। ज़्यादातर जो है कुछ बड़े आज़मों में तो ये बहुत ज़्यादा डिप्लीट कर गई, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं, स्किन के मसले, कैंसर के मसले, फिर इसके अलावा जो है एस्थमा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, मेनली एस्थमा, और जो दूसरी सांस की बीमारियां वो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं इसकी वजह से कि ये डिप्लीट हो गई है, और इसकी वजह से जितनी भी शुआएं हैं अब खतरनाक वाली भी वो भी अर्थ तक जो है वो पहुंचना शुरू हो गई हैं। तो ये सारा इसका इफेक्ट था, और ये हमारे पास जो है वो गैस थी। दोबारा इसके बारे में देख लेते हैं कि ओजोन की लेयर कहाँ पे ये स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होती है। पूरी अर्थ को इसने कवर किया है, और एक मॉलिक्यूल है जो ओजोन का, वो 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं। और अब क्या हो गया कि ये डिप्लीट करना शुरू हो गया। डिप्लीट का मतलब है कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन थी ना वो निकलना शुरू हो गई, क्योंकि ये गैसेस आके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाती हैं और इसको बारीक करती जा रही हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो सून हमारी एटमॉस्फेयर तबाह हो सकती है। और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू द पोल्यूशन, जो हमारी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, मेनली एयर पोल्यूशन, वो इसमें बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रही है, जिसको डिप्लीट करती जा रही है। और अब क्या हो रहा है कि जितनी भी खतरनाक शुआएं थी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन थी, वो भी सूरज से ज़मीन तक पहुंच रही हैं, और जिसकी वजह से अब वो बीमारियां जिसके बारे में पास्ट में हमने कभी सुना भी नहीं होता था, अब हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं। आई की प्रॉब्लम्स, आँखों के मसले, स्किन के मसले, एलर्जी, इसके अलावा सांस के मसले, और मेनली कैंसर, ये सारे इसकी वजह से जो है वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी रेडिएशन एंड एब्जॉर्प्शन इन द एटमॉस्फेयर। एनर्जी रेडिएशन एंड एब्जॉर्प्शन, एनर्जी जो रेडिएट हो रही है यानी कि जो शुआएं निकलती हैं उनका पहुंचना, उनका एब्जॉर्ब करना, और फिर उनका इफेक्ट क्या होता है हमारी अर्थ के ऊपर। हमारे पास जो बेसिक सोर्स है रेडिएशंस का वो हमारे पास सन है। सूरज से आने वाली शुआएं हैं जो कि ज़मीन तक पहुँचती हैं। ये शुआएं जब ज़मीन तक पहुँचती हैं तो ये होती हैं जो शॉर्ट वेवलेंथ की, यानी जिन शुआओं की वेवलेंथ इतनी लंबी नहीं होती, और ये क्या करती हैं कि ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं अर्थ के अंदर। अर्थ इसको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब ये अर्थ के साथ टकराती हैं तो एब्जॉर्ब होने के बाद उसके टेम्परेचर को क्या कर देती हैं? बढ़ा देती हैं। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अब ये जो अर्थ है, हॉट अर्थ, अब ये क्या करेगा? ये भी रेडिएशंस को बैक जो है वो भेजेगा, और वो कौन सी होंगी? वो लॉन्ग वेवलेंथ की है, यानी शॉर्ट वेवलेंथ की ये एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जब ज़मीन गर्म हो जाती है फिर वो जो रेडिएशंस को मीट करती है वो लॉन्ग वेवलेंथ की होती है। और अब ये जो लॉन्ग वेवलेंथ, इस तरह से फिर क्या होता है? टेम्परेचर मेंटेन रहता है हमारी एटमॉस्फेयर का, मतलब ज़्यादा नहीं होता, इतना ज़्यादा नहीं होता कि हम बर्दाश्त ना कर सकें। लेकिन अब क्या हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हवा में बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये जो लॉन्ग वेवलेंथ है ये ज़मीन से बाहर नहीं जा पाती, एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाती, उनको इंटरप्ट करके वापस अंदर भेज देता है, जिसकी वजह से अब जो है वो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है, हीट बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है, अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। अब इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस। अब ये मतलब ये पैटर्न कैसे होता है, क्यों वो बाहर नहीं निकलने देता, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो गई है? इसके लिए हम जो है वो टॉपिक देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट से पहले हमें ये देखना है ग्रीन हाउस किसको कहते हैं। ग्रीन हाउस ना ये ग्लास के बने हुए हाउसेस होते हैं, जिसके अंदर हम लोग जो नॉन सीजनल प्लांट्स होते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उनको हासिल करते हैं। अब हमने देखा होगा कि आपको हर मौसम में जो है वो
हर किस्म का फल, हर किस्म की वेजिटेबल मिल जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस। ये कुछ खास जो है वो जगहों के ऊपर लगाए गए हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, चूंकि जो इसकी बाहर वाली वॉल है वो शीशे की बनी हुई होती है, हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है वो करना चाहते हैं विंटर में आप समर का हासिल करना चाहते हैं, तो क्या किया जाएगा कि इसको ऐसी जगहों पे लोकेट किया जाता है जहाँ पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट पहुँचे अंदर, और फिर जब ये बाहर से शीशे का सारा बना हुआ है, ये उसको अर्थ की जितनी भी वो सूरज की आने वाली रोशनी है ना, उस सबको ये हाउस जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी सारी चीज़ें हमने मेंटेन की होती है, उसको पानी कितना चाहिए, उसको डे लेंथ कितनी चाहिए, हर चीज़ अंदर मेंटेन है। नेचुरल लाइट के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं कि हम वो क्या करते हैं कि हाउस के अंदर लाइट एंटर हो जाती है। अब चूंकि वो शीशे का बना हुआ है, ग्लास है, तो ग्लास क्या करता है, ये हीट को बाहर नहीं निकलने देता ये हीट को बाहर नहीं निकलने देता, उसको इंटरप्ट कर लिया जाता है, वहाँ पे जो है वो रख लिया जाता है, और फिर उसके अंदर हम जो है विंटर सीजन के अंदर समर के प्लांट्स, समर के जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है वो हम ग्रो करके अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। इसी तरह से अगर आपने समर में उसको लेना हो तो फिर वहाँ पे जो है वो वेंटिलेटर्स लगे हुए होते हैं, उनके जरिए आप एक्स्ट्रा हीट को बाहर निकलवा देते हैं, और उससे आप जो है ना अंदर टेम्परेचर कूल हासिल कर लेते हैं जितना प्लांट्स को चाहिए होता है, और अपनी रिक्वायरमेंट हासिल कर लेते हैं। अब क्या हो गया है कि जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जनरेटर्स, रेफ्रिजरेटर्स, मेन चीज़ व्हीकल्स, फॉसिल फ्यूल्स को चलाने की वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हवा में बढ़ गई है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, इस कार्बन डाइऑक्साइड ने भी अर्थ के गिर्द बिल्कुल वैसे ऐसे गलाफ बना लिया है, एक पूरा उसको कवर कर लिया है, और जो काम यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये शीशे का बना हुआ घर, ये शीशे की बनी हुई इमारत, उसकी वॉल्स करती थी, वही काम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कर रही है। यानी कि ये हीट को अंदर एंटर तो करवा रही है जो सूरज से आती है, लेकिन उसको बाहर नहीं जाने दे रही, लॉन्ग वेवलेंथ को बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से क्या हो रहा है अब कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब इसके हम इफेक्ट्स देख लेते हैं कि हमें इसका नुकसान क्या क्या हो रहा है, इसके इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं। पहला इफेक्ट हमारे लिए जो हो रहा है वो ये है कि क्लाइमेट हमारी चेंज हो गई है, अर्थ क्लाइमेट, और यहां तक के जो वेदर पैटर्न है वो भी चेंज हो गया। अब आप देखिएगा नॉर्मल है कि जिन सीजन्स में, जिन मंथ में पहले गर्मी शिद्दत की हुआ करती थी, अब वहाँ पे नहीं, उन मौसमों में नहीं पता होता, लेकिन जब आती है तो शदीद किस्म की आती है। इसी तरह से सर्दी भी, जिन मंथ में सर्दी हुआ करती थी अब उनमें नहीं होती, लेट आती है, लेकिन आती शिद्दत की है। तो ये है कि ये इसकी वजह से इसने चेंज कर दिया है। दूसरी चीज़ क्या हो गई है कि आइस कैप्स जो है वो मेल्ट कर रहे हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, बर्फ के पहाड़ वगैरह, वो सारे क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट करते जा रहे हैं, और उसकी वजह से जो सी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। समंदर का जो लेवल है वो जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है ड्यू टू द मोर वाटर। इसके बाद जो है एक्सेसिव रेन्स, बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, यानी जिन एरियाज में बारिश जो है, वैसे तो डेजर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे समंदर का लेवल बढ़ता जा रहा है, लेकिन जहाँ पे बारिशें होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोस्टल एरियाज में जो उसके करीब हैं समंदर के, उनको बोलते हैं, वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से फ्लड, सैलाब, इसके ख़तरे हमें जो है वो रहने लग गए। फिर ग्लोबल वार्मिंग ने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा एनिमल्स की हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। हैबिटेट किसको कहते हैं, वो जगह जहाँ पे कोई भी जानदार आपको मिले, यानी वो जगह जहाँ पे किसी जानदार का आप नाम सोच रहे हैं आपके जहन में आए, आपको कहाँ मिलेगा और वो चीज़ आपके जहन में आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपने बर्ड्स पकड़ने हैं तो आपको पता है कि ये अपने घोंसले दरख्तों के ऊपर बनाते हैं, ये वही मिलेंगे आपको। फौरी तौर पे आपके जहन में ये आएगा कि मैंने कोई घोंसला ढूंढना है, तो वो उसकी हैबिटेट है, यानी कि टिप्स ऑफ द ट्रीज आर द हैबिटेट ऑफ द बर्ड्स। इस तरह से मछलियाँ पकड़नी, पानी का रुख करेंगे आप, तो ये उसकी हैबिटेट है, तो वो डिस्ट्रॉय होती जा रही है ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद जो है वेदर्स को हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, हमें नहीं पता कि कौन सा, मतलब क्या सूरत हाल होने वाली है, अनप्रिडिक्टेड हो गए हमारे लिए जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस एंड द ग्लोबल वार्मिंग। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। हमने इस टॉपिक में क्या डिस्कस किया था, हमने मेनली चीज़ एक एटमॉस्फेयर जो चैप्टर है हमारा, इसका इंट्रोडक्शन देखा था। हमने देखा कि हमारे लिए एटमॉस्फेयर क्यों ज़रूरी है, हम इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस करवाते हैं। फिर उसके बाद जो है हमने एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में पढ़ा, हमने
ओजोन के बारे में पढ़ा और ओजोन के बाद जो है वो हमने ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कस किया। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।